हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम आव्यूहों के कुछ गुणन के गुणधर्मों की बात कर चुके हैं और जो बाकी के गुणधर्म बच रहे हैं उन्हें आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम अपने 4 प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके हैं। अब हमने यहाँ प्रॉपर्टी 5 से शुरुआत करके बताया है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है गुणन के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है यदि हमें कोई भी वर्ग आव्यूह दिया गया है तो उसी कोटि के एक आव्यूह i का अस्तित्व वहाँ इस प्रकार होता है कि यदि हम दिए गए आव्यूह में एक आव्यूह i की गुणा कर लें या i में a की गुणा कर लें तो हमें लौट करके वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। चूँकि दिए गए अवयव में किसी ऐसे मान की गुणा करके हमें वही अवयव प्राप्त हो रहा है तो इसीलिए इस अवयव को कहा जाता है तत्समक अवयव। जैसे कि गुणा के लिए तत्समक अवयव का मान 1 के बराबर होता है। यदि हम 1 की गुणा किसी भी अवयव में करें तो हमें लौट करके वही अवयव मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ आव्यूहों के लिए एक तत्समक आव्यूह होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें कोटि 2 का तत्समक आव्यूह, तो उसे हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे। तत्समक आव्यूह बराबर होता है एक विकर्ण आव्यूह के जहां उसके विकर्ण के अवयव 1 के बराबर होते हैं। तो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह I2 बराबर हो जाता है 1 0 0 1। यदि हमें कोटि 3 का तत्समक आव्यूह चाहिए है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है विकर्ण पर पड़ने वाले जितने भी अवयव हैं वह सभी 1 के बराबर होने चाहिए तथा इसके अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए। उसे कहा जाता है तत्समक आव्यूह। किसी दिए गए वर्ग आव्यूह a के लिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और होती हैं। जैसे a की घात 1 का मान 1 के बराबर होता है। a की घात n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की घात n और a का गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें a की घात 2 का मान ज्ञात करना है तो हम आव्यूह a में आव्यूह a की गुणा करके बताएंगे। इसी तरीके से यदि हमें a की घात 3 का मान ज्ञात करके बताना है तो हम a की घात 2 में a की गुणा करेंगे, या हम कहें पहले a की गुणा a में करेंगे और जो आंसर हमें मिल रहा है उसकी गुणा फिर से a से कर लेने पर हमें a की घात 3 का मान मिल जाएगा। यदि a की घात m की गुणा a की घात n में करके बतानी है तो हम सीधे सीधे दिए गए आव्यूह की घात m प्लस n का मान ज्ञात कर लें तो हमें वही आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यदि हमें किसी आव्यूह की घात m और उसके ऊपर होल घात n दे रखा है तो उसका मान बराबर होता है दिए गए आव्यूह की घात m गुणा n के, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्याओं से संबद्ध होती हैं। यदि यह मान प्राकृतिक संख्याओं से रिलेट नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये रिलेशन सही नहीं होगा। हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन हम कहेंगे केवल यह प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही मान्य है। एक आव्यूह शून्य आव्यूह के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करके बताता है। जैसे यदि हमें एक आव्यूह m क्रॉस n ऑर्डर का दिया गया है तब एक शून्य आव्यूह जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है यदि हम उसकी गुणा करके बता रहे हैं। हमने यहाँ ऑर्डर n क्रॉस p लिया है क्योंकि गुणनफल तभी संभव होगा जब a में स्तंभों की संख्या o में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो इसीलिए a में स्तंभों की संख्या n थी तो हमने यहाँ n ही पंक्तियों की संख्या को माना है। इसका मतलब है अब यहाँ गुणनफल परिभाषित है और गुणनफल के नियम से हमें यहाँ एक मैट्रिक्स एक आव्यूह ऐसा मिलने वाला है जिसका ऑर्डर m क्रॉस p होगा। तो यदि हम किसी भी आव्यूह की गुणा शून्य आव्यूह से करते हैं जबकि गुणनफल परिभाषित हो तो हमें आंसर में एक शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। इसी तरीके से एक शून्य आव्यूह में यदि हम एक आव्यूह की गुणा करके बताते हैं जबकि उनका गुणनफल परिभाषित हो तब आंसर में हमें फिर से एक शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं एक आव्यूह का एक शून्य आव्यूह से गुणन करने पर सदैव एक शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। इसी में एक लास्ट टॉपिक और है आव्यूह बहुपद, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। जैसे हम पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को पढ़ते हुए आए हैं f(x) इक्वल a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस अप टू किसी भी कांस्टेंट टर्म तक हम जा सकते हैं। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल।
यदि हमें इस तरीके का कोई बहुपद दिया गया है और एक आव्यूह जिसकी कोटि n है वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है, तब आव्यूह बहुपद का मान हम x को रिप्लेस कर दें a से, तो हमें मिलेगा जहाँ जहाँ x आ रहे हैं सभी जगह a से बदल लेने पर एक आव्यूह बन जाएगा बहुपद के रूप में। तो यह हो जाता है आव्यूह बहुपद मैट्रिक्स पॉलिनोमियल fa इक्वल a0 a टू दी पावर n प्लस a1 a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 a टू दी पावर n माइनस 2 प्लस अप टू an माइनस 1a प्लस an in, जहाँ in रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हमारे तत्समक आव्यूह को जिसका ऑर्डर n होगा। तो यह कहलाता है हमारा आव्यूह बहुपद। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी हमें आव्यूह बहुपद दिया है a² माइनस 3a प्लस 2i। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आव्यूह बहुपद के। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है जिसमें 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ हैं, अर्थात इसका ऑर्डर 3x3 है, तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी a² की। तो सबसे पहले हम गणना कर लेते हैं a² की। a² का मान बराबर होता है a गुणा a के। तो यदि हम a का मान यहाँ लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, और इसी तरीके से गुणा में दूसरा आव्यूह भी a ही लिख रहा है 1 3 0। यहाँ हमें वर्ग आव्यूह दिया गया है और यहाँ दोनों के दोनों एक ही आव्यूह हैं, तो इसका मतलब है गुणनफल तो परिभाषित होने ही वाला है। तो इस गुणनफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a11 निकालना है। तो यहाँ से पहले पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, प्लस 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। उसके बाद हमें चाहिए होता है a12, तो पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ कर लेने पर यहाँ मिलेगा 0 प्लस 0 माइनस 1। उसके बाद a13 निकालने के लिए पहली पंक्ति की गुणा तीसरे कॉलम के साथ कर लेने पर तो यहाँ हमें मिलेगा 2 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड रो में, तो वहाँ हमें चाहिए होता है a21 a22 a23। दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ के साथ कर लेने पर यहाँ हमें मिलेगा 4 प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस 3। नेक्स्ट हमें मिलेगा 0 प्लस 1 माइनस 3। नेक्स्ट में 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 प्लस 3 की गुणा 0 में करेंगे 0। लास्ट रो हमें चाहिए होती है a31 a32 और a33। तो इसका मतलब है तीसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से तीनों स्तंभों में करके बतानी है। सबसे पहले पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे 1 की गुणा 2 में प्लस माइनस 1 की गुणा 2 में प्लस 0 की गुणा 1 में, और यहाँ करके लिखेंगे। फिर जब हम तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे उसे यहाँ लिखेंगे, और तीसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करके हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस 0, यहाँ मिलेगा 0 माइनस 1 प्लस 0, यहाँ 1 माइनस 3 प्लस 0। यदि हम इन्हें हल कर लेते हैं तो हमें a² का मान मिल जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2। इसके बाद जो हमसे मान पूछ रहे हैं हम उसे उतार लें और जो भी मान हमारे पास हैं हम उन्हें यहाँ लगा लें। 6i बराबर a² का मान जो भी हमारे पास है उसे लिखें 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। उसके बाद माइनस 5 गुणा a का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। उसके बाद प्लस 6i, तो प्लस 6 गुणा i का मान। अब यहाँ हमें जो भी मैट्रिक्स दे रखे हैं वो 3x3 ऑर्डर के दे रखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट अपना जो तत्समक अवयव लेंगे वो भी 3x3 ऑर्डर का ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो जाता है हमारा तत्समक आव्यूह जिसकी कोटि 3 है। अब इन्हें हल करने के लिए इस आव्यूह को हम पहले ऐसे का ऐसा ही रहने दें। सबसे पहले 5 की गुणा हम अंदर करेंगे और यहाँ 6 की गुणा अंदर करेंगे, तो हमें यहाँ हल करके मिलेगा बराबर में पहले वाला आव्यूह ऐसे का ऐसा ही लिखना है 5 9 0 माइनस 1 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। उसके बाद 5 की गुणा यदि हम अंदर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 10 0 5 10 5 15
यहाँ 5 -5 और 0। उसके बाद हमें यहाँ 6 की गुणा और करनी है अपनी नेक्स्ट वाले अवयव के लिए। तो 6 की गुणा कर लेने पर यहाँ हमें मिलेगा प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। उसके बाद इन सभी को जोड़ लेने पर जब भी हमें अवयवों को जोड़ना घटाना होता है तो हम उन सभी के संगत अवयवों को जोड़ या घटा करके बताते हैं। तो यहाँ पहला अवयव है 5, यहाँ -10 और यहाँ प्लस में 6। इसी तरीके से दूसरे वाले अवयव को लिखेंगे -1, फिर माइनस में 0 और यहाँ प्लस में 0। नेक्स्ट में लिखेंगे तो 2 -5 और 0। इसी तरीके से सभी अवयवों को यदि हम लिख लेते हैं तो 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6, 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 -0 प्लस 6। इन सभी को हल कर लेने पर हमें यहाँ आंसर में मिलेगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 प्लस 4 प्लस 4। तो यही हो जाता है हमारा आंसर, जिसका मान वो हमसे पूछ रहे हैं कि a² - 5a + 6e का मान ज्ञात करके बताइए। यह हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन लिखा है, यदि a बराबर एक अवयव दिया गया है तथा i एक तत्समक अवयव को प्रदर्शित कर रहे हैं, साथ ही हमें यह दिया गया है कि a² बराबर है ka - 2i के, तो हमें k का मान ज्ञात करके बताना है। तो जो भी हमें रिलेशन दे रखा है उसी को हमें इस्तेमाल करना है और दोनों तरफ अवयवों को इक्वेट कर लेने पर हमें k का मान पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ a² की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ a² का मान निकाल लें। तो a² बराबर होता है a गुणा a के। a का मान हमें दिया गया है 3 4 -2 -2, साथ में हमें गुणा करनी है फिर से a के मान की, तो 3 4 -2 -2। जैसे ही हम इनकी गुणा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ फिर से आंसर में एक 2/2 का ही मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ कर लेने पर हमें मिलेगा 3 3 9, -2 की गुणा 4 में करेंगे -8। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस में, और -2 की गुणा -2 में करेंगे तो +4। 4 की गुणा 3 में करेंगे 12, क्योंकि दूसरी बार में हमें दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से कॉलम में करनी होती है, स्तंभ में करनी होती है। 4 3 12, -2 की गुणा 4 में करेंगे तो -8। 4 की गुणा -2 में करेंगे -8, -2 की गुणा -2 में करेंगे तो +4। इन्हें हल करके हमें आंसर मिल जाता है 1 -2, यहाँ +4 और यहाँ -4। तो ये आ जाता है हमारा a² का मान। इसके बाद जो हमें रिलेशन दिया गया है, यदि हम उसमें सारे के सारे मानों को लगा लेते हैं तो दिए गए संबंध में सभी मानों को लगा लेने पर a² का मान मैंने यहाँ लगा लिया है जो अभी हमने निकाला था, k की जगह k। a का मान हमें पहले से दिया गया है, i का मान जो दे रखा था वो सभी हमने यहाँ लगा लिए हैं। इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले k की गुणा प्रत्येक अवयव में करें तो 3k -2k 4k -2k। यहाँ 2 की गुणा प्रत्येक अवयव में करेंगे तो 2 0 0 2। उसके बाद दोनों मैट्रिसेस को हमें घटा करके बताना है, तो संगत अवयवों को हम घटा करके लिख लें। 3k - 2k में से 0 घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4k में से 0 घटाएंगे, फिर से कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ -2k और माइनस में 2। इसके साथ में जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है उसे चलाते रहेंगे -4। इसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आकर के हमें 2 मैट्रिक्स बराबर बराबर मिल रहे हैं, और जब भी 2 मैट्रिक्स 2 अवयव आपस में बराबर बराबर होते हैं तो समानता की परिभाषा के अनुसार उनके सभी संगत अवयव बराबर बराबर होते हैं। तो पहले अवयव को पहले अवयव के बराबर रख लेने पर, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के बराबर रख लेने पर, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के बराबर और चौथे अवयव को चौथे अवयव के बराबर रख लेने पर यदि हम इन सभी को हल करते हैं तो यहाँ हमें हल करने पर मिलेगा -2 उधर चले जाएंगे +3, और 3 का भाग करने पर k बराबर 1। यहाँ से हल करेंगे -2 का भाग करने पर k बराबर 1। यहाँ से हल करेंगे तो 4 का भाग कर लेने पर k बराबर 1। -2 को इधर तरफ पहुँचाएंगे तो यहाँ बचने वाले हैं -2, और -2 का भाग कर लेने पर k बराबर हो जाता है 1। अब क्योंकि हमें सभी संगत अवयवों को बराबर बराबर रखने पर k का एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है k के एक से अधिक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड
आंसर। यदि हमें के अलग अलग मान मिल रहे होते तो फिर हम कहते यहाँ के ऐसे मान का अस्तित्व नहीं है जो दी गई समीकरण को संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर होंगे i माइनस a गुणा आव्यूह कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। ऐसा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम अपने LHS वाले पार्ट को निकालेंगे, फिर उसके बाद RHS वाले पार्ट को निकालेंगे। अगर दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं तो अपना आप ही सिद्ध हो जाएगा कि यह दोनों मान बराबर बराबर हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं LHS i प्लस a का मान। तो i प्लस a बराबर होंगे, i हमें दे रखा है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह, तो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह यहाँ लिख लें हम, प्लस में a का मान हमें दिया गया है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 0। इनके संगत अवयवों को जोड़ लेने पर हमें आंसर में मिलेगा 1 माइनस में टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ मिलेगा टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ मिलेगा 1। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद RHS में हमें जो पार्ट चाहिए है i माइनस a गुणा में दिया गया आव्यूह, तो सबसे पहले हम i माइनस a का मान निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसकी गुणा इस मान में करके बताएंगे, इस आव्यूह में करके बताएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं i माइनस a का मान। तो i माइनस a बराबर होंगे 1 0 0 1, i का मान लगाया, माइनस में a का मान 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 0। संगत अवयवों को यदि हम घटा करके लिखेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा प्लस में टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस में टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ हो जाता है 1। इसके बाद हमें चाहिए है i माइनस a और साथ में जो आव्यूह हमें दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। तो इस मान को हमें ज्ञात करके बताना है और इसे बराबर लेकर के आना है अपनी समीकरण नंबर 1 के बराबर। तो हमें हल करके यही मान चाहिए होगा। सबसे पहले i माइनस a का मान यदि हम यहाँ लगा लेते हैं तो 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस में टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1। साथ में जो दूसरा वाला आव्यूह दिया है उसे ऐसे का ऐसा ही लिख लें, माइनस में साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। अभी यहाँ ये दोनों आव्यूह गुणनफल के रूप में हैं तो इनकी गुणा कर लेने पर सबसे पहले पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, 1 की गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे, कॉस अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा बाई 2 की गुणा साइन अल्फ़ा में कर रहे हैं, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू में साइन अल्फ़ा। उसके बाद पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करने पर 1 की गुणा माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस लगाएंगे। टेन अल्फ़ा बाई 2 की गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति में आ जाते हैं तो दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर लेने पर माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। उसके बाद 1 की गुणा साइन अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस में साइन अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू में साइन अल्फ़ा। साथ में 1 की गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा। अब हमें इसे यहाँ कैसे सॉल्व करके बताना है, तो यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं कि कॉस अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, या फिर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, या एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूलेस को मैं लिख करके बता दूं। कॉस अल्फ़ा के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। एक और फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी के साथ साथ साइन अल्फ़ा के लिए हम एक ही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। और बाकी अपॉन वाले रेशोज़ तो आपको लर्न ही होंगे, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो इन सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके इसे हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा की जगह हम चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ साथ में प्लस में 10 के साथ साइन आ रहे हैं तो कॉस का हम ऐसा रिलेशन लगाएंगे जहाँ पर साइन आ रहे होंगे। प्लस में 10 अल्फ़ा बाई 2 को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2
अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू, और ये जो साइन अल्फ़ा है इनके लिए फॉर्मूला होते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करके बताएंगे। तो एक काम कर लें, हम यहाँ अवयवों के रूप में ले लें कि ये हमारा हो जाता है a11। तो a11 को ही पहले सॉल्व कर लें, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को ऐसे का ऐसा ही हम रहने देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ गुणा करके बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और a11 का मान हमें कितना मिल जाएगा, 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम a12 को सॉल्व करके बताएंगे तो हमें यहाँ a12 दे रखा है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। तो a12 के लिए जो भी मान दे रखे थे वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। इसके बाद इनके लिए फॉर्मूला लगा लें। साइन अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। 10 अल्फ़ा बाई टू को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, और कॉस अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1। इसके बाद अगर हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि और तो कोई टर्म नहीं तो यहाँ कैंसिल हो रही है, तो इसीलिए इस रिलेशन को बनाने के लिए अब ये हम कैसे पता करेंगे हमें क्या कॉमन लेना है। अब क्योंकि हमें यहाँ आंसर भी पता है कि हमें आंसर क्या लाना है, माइनस में 10 अल्फ़ा बाई टू लाना है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन फर्स्ट में मैट्रिक्स दे रखा है वही हमें आंसर में चाहिए, तो हमें चाहिए माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू। तो हम यहाँ माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लें, बाकी जो बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही काम यहाँ करेंगे। हम यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लेते हैं, जो कि कुल मिला करके हमें माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू दे देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये टर्म बची प्लस, साइन अल्फ़ा बाई टू हमने कॉमन ले लिए और कॉस अल्फ़ा बाई टू का डिवाइड और करना है अभी, तो यहाँ कुल मिला करके बचेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और जो 2 बच रहे हैं वो तो लिखे ही जाएंगे। माइनस कॉमन ले लिया, साइन अल्फ़ा बाई टू कॉमन ले लिया, और एक कॉस अल्फ़ा बाई टू का हमने डिवाइड भी किया है यहाँ, तो इसीलिए डिवाइड करने का मतलब है हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखें कितना बचेगा, ये हमने टर्म बाहर ली है पूरी, और यहाँ नेगेटिव और कॉमन लिया है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म ऐसे की ऐसी ही हम लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और नेगेटिव की वजह से ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में 10 अल्फ़ा बाई टू। तो ये हो जाती है हमारी a12। इसी तरीके से निकाल लें a21 का मान। तो a21 की वैल्यू हमें पीछे मैट्रिक्स में मिली माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। फिर से यहाँ माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। कॉस अल्फ़ा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1। जब भी आपको प्लस में साइन अल्फ़ा दे रखे होंगे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कुछ भी कैंसिल होकर के आपको इस टर्म में नहीं मिलेगा। और साइन अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। इन्हें सॉल्व करने के लिए फिर से आप देखेंगे, हमें जो आंसर वाला मैट्रिक्स चाहिए है उसमें हमें आंसर में 10 अल्फ़ा बाई टू चाहिए है, तो हम यहाँ कॉमन निकाल लें। अगर 10 अल्फ़ा बाई टू, इसका मतलब है साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू को हम कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा, एक तो नेगेटिव बच रहे हैं, अगर नेगेटिव की मल्टीप्लाई अंदर करके लिखेंगे साथ की साथ, तो -2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये हो जाएंगे पॉजिटिव में 1। हमने यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई टू कॉमन निकाल लिए हैं, तो अंदर कितना बचेगा, प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा बाई टू, लेकिन हमने कॉस अल्फ़ा बाई टू का डिवाइड और किया है, इसका मतलब है ये कॉस अल्फ़ा बाई टू हमें यहाँ और लेने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म अपोजिट साइन में है, चेंज हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा 10 अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इक्वल होते हैं 10 अल्फ़ा बाई टू के। अब लास्ट टर्म बचती है a22। a22 में जो वैल्यू दे रखी थी उसे हमने यहाँ नोट कर लिया है। इन्हें फिर से सॉल्व करें तो 10 को लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। उसके बाद साइन अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। उसके बाद यहाँ कॉस के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, कॉस अलग आ रहे हैं और साइन 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन में आपको कॉस का साइन वाला फॉर्मूला लगा लेना है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। उसके बाद जो टर्म यहाँ लिखी हुई है उसे ऐसे का ऐसा ही लिख लें,
ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन में है, सॉल्व करके हमें मिलेगा 1। और जो भी हमारे आंसर्स आए हैं अगर हम उनसे मैट्रिक्स बना लेते हैं, जहाँ पर हम अपना LHS वाला पार्ट लेकर के चल रहे थे, जिसे हम सॉल्व करके बता रहे थे, I माइनस A इंटू में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो इसे सॉल्व करके जो मैट्रिक्स बन रहा है A11 अभी हमने पीछे निकाला है, तो A11 हमें मिला था 1, A12 की वैल्यू हमें मिली है माइनस में 10 अल्फ़ा बाई 2, A21 की वैल्यू हमें मिली है 10 अल्फ़ा बाई 2 और लास्ट A22 की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ लगा ली हैं और हमें अपना रिक्वायर्ड सेकंड पोर्शन मिल गया है। अगर हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करें तो आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से I प्लस A जो LHS वाला पार्ट था और I माइनस A ये पूरा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो जाता है हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यही हमें प्रूफ करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि fx बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो सिद्ध करके बताना है fx गुणा fy का मान fx प्लस y के बराबर होगा। सबसे पहले हम अपने LHS को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें fx दिया गया है, इसकी मदद से यदि हम अपना fy निकाल करके बताएंगे तो हमें x को रिप्लेस करना होगा y से। तो यहाँ fx तो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है, हम सीधे सीधे fy निकाल करके बता देते हैं। तो जहाँ जहाँ x आ रहे हैं सभी को y से रिप्लेस कर लें। cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। तो ये हो जाता है fy। उसके बाद हमें fx गुणा fy निकाल करके बताना है। तो fx गुणा fy बराबर होगा, यदि हम fx की जगह fx का मान लगा लेते हैं तो हमें दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 और fy का मान अभी हमने निकाल करके बताया है cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। उसके बाद अब हमें इनकी गुणा करके बतानी है। तो गुणा करने के लिए वही प्रोसीजर, पहली पंक्ति की गुणा हम बारी बारी से तीनों स्तंभों में करके बताएंगे। तो cos x की गुणा cos y में करेंगे, cos x cos y, माइनस साइन x की गुणा प्लस साइन y में करेंगे तो माइनस में साइन x साइन y, और 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अब हम दूसरे स्तंभ में करेंगे तो cos x की गुणा माइनस साइन y में करने पर माइनस में cos x साइन y, माइनस साइन x की गुणा cos y में करेंगे तो माइनस में साइन x cos y। उसके बाद 0 की गुणा 0 में करने पर फिर से हमें 0 मिलेगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x की गुणा 0 में करेंगे 0 0 और 0 की गुणा 1 में करेंगे तो 0। इसका मतलब है तीनों 0 ही वैल्यू आ रही है, तो टोटल हमें मिल जाता है 0। उसके बाद हम अपनी सेकंड रो की मल्टीप्लाई बारी बारी से हर एक कॉलम के साथ करेंगे। तो साइन x की गुणा cos y में कर लेने पर साइन x cos y, cos x की गुणा साइन y में करेंगे तो प्लस में cos x साइन y, और 0 की गुणा 0 में करने पर 0 मिलेगा, तो उसे छोड़ दें। फिर से हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x की गुणा माइनस साइन y में करने पर माइनस साइन x साइन y, और cos x की गुणा cos y में करने पर प्लस में cos x cos y। फिर से यहाँ ये दोनों वैल्यूज 0 होंगी और ये 0 होगी, तो टोटल हमें मिल जाता है 0। लास्ट में 0 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ 0, यहाँ करेंगे तो भी 0 और एक ही 0 में करेंगे तो 0। इसी तरीके से सेकंड के साथ करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ भी 0 मिल जाता है। लास्ट में देखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो टोटल मिलेगा 1। अब इसके आगे से कैसे सॉल्व करके बताना है, आप देखें यहाँ फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करें तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फॉर्मूले होते हैं cos x प्लस y के लिए, क्योंकि cos a प्लस b के लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा cos x साइन y
प्लस साइन एक्स कॉस वाई। जब भी एक टर्म एक्स में एक वाई में हो और हमें बीच में प्लस लगा करके मिल रहा है, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहे हैं कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ये फॉर्मूले होते हैं साइन एक्स प्लस वाई के लिए। साइन एक्स प्लस वाई के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। उसके बाद ये तो ज़ीरो है ही है, यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूले होते हैं साइन एक्स प्लस वाई के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूले होते हैं कॉस एक्स प्लस वाई के लिए। तो कॉस एक्स प्लस वाई को हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, बाकी 0 0 0 और 1। तो ये इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमें अपने RHS वाले पार्ट में एफ एक्स प्लस वाई और निकाल करके बताना है। तो जहाँ जहाँ हमें गिवन फंक्शन में x दे रखा है हम उसे रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो आप देखेंगे अगर कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ आ रहा है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो हम इन्हें लिख करके बता दें एफ एक्स प्लस वाई का मान, और उसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें दोनों पार्ट इक्वल इक्वल मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें मिल रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 0 0 और 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ एक्स डॉट एफ वाई का मान जो हमने निकाला है वो इक्वल आ रहा है एफ एक्स प्लस वाई के। यही हमसे प्रूफ करने को वो कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड्स में निवेशित करना चाहते हैं। पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हमें कुल मिलाकर के 30,000 रुपये दे रखे हैं और हमें उन्हें दो बॉन्डों में विभाजित करके बताना है। जबकि पहले बॉन्ड पर हमें 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और दूसरे बॉन्ड से 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग से हमें यह निर्धारित करके बताना है कि 30,000 रुपये के कोष को हम 5% वाले में कितना दें और 7% वाले में कितना निवेश करें, जिससे कि व्यापार संघ को वार्षिक ब्याज के रूप में 1,800 रुपये प्राप्त हो जाएं। ये फर्स्ट पार्ट दिया है और सेकंड पार्ट में इसी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे जब उन्हें 2,000 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हों। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले प्रकार के बॉन्ड में उन्होंने जो निवेश किया है 30,000 रुपये में से x रुपये किए हैं, तब दूसरे प्रकार के बॉन्ड में जो निवेश बचेगा वह 30,000 माइनस x बचेगा, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर के 30,000 रुपये दिए गए हैं। तो हम यहाँ यही लिख करके बताएंगे, माना पहले प्रकार के बॉन्ड में निवेश बराबर है x रुपये, तब दूसरे प्रकार के बॉन्ड में जो निवेश हमें मिलेगा वह 30,000 माइनस x मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारे पास 30,000 रुपये हैं, जिसमें से हमने पहले बॉन्ड में x रुपये लगा दिए हैं, तो बाकी बचे हुए राशि को ही हम सेकंड बॉन्ड में लगा सकते हैं। अब यहाँ हमें आव्यूह गुणन का इस्तेमाल करना है, तो एक आव्यूह हम प्रदर्शित करके बताएंगे जितनी जितनी राशियाँ हमने प्रत्येक बॉन्ड में निवेशित की हैं, तो x और 30,000 माइनस x, इसे हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट जो कि पहले बॉन्ड में निवेश करके बताया है, और यह हो जाता है दूसरे बॉन्ड में निवेशित धनराशि, दूसरा भाग कितना हमने निवेश किया है। साथ ही हम एक दूसरी मैट्रिक्स R बना लें। R का मतलब है रेट मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पहले बॉन्ड पर जो हमें रेट दिया गया है वह 5% वार्षिक ब्याज दर दी गई है और दूसरे पर दी गई है 7% वार्षिक ब्याज दर। तो ये हमें मिल जाती है दूसरी आव्यूह। अब यह 5% क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि पार्ट फर्स्ट मतलब बॉन्ड फर्स्ट पे कितना रेट है और यह बॉन्ड सेकंड पे कितना रेट है उसको रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। क्या हम इन्हें बदल करके 5% को लिख सकते हैं 0.05, क्योंकि जब भी हमें यहाँ प्रतिशत वाली राशि को अंकीय मान में बदलना है
तो हम 100 का भाग कर लेते हैं। तो 5 में 100 का भाग करने पर 0.05 और इसी तरीके से 7% को लिख सकते हैं 0.07। अब हमारे पास कुल ब्याज का मान दिया गया है बारी बारी से, पहली बार में 1800 रुपये, दूसरी बार में 2000 रुपये। यदि हमें इन दोनों अवयवों की मदद से वार्षिक ब्याज निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी कितनी धनराशि हमने कितने कितने प्रतिशत पर उन्हें दी है वही कहलाती है ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए हम A गुणा R का मान निकाल करके बताएंगे और बराबर रख देंगे दिए गए मान के, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ जो कुल वार्षिक ब्याज दर हम निकाल करके बताएंगे, कुल वार्षिक ब्याज राशि का मान A गुणा R से निकाल करके बताएंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो A जो मैट्रिक्स हमने बनाया है वह है X और यहाँ 30,000 माइनस X, जबकि R का मान हमारे पास है 0.05 और 0.07। पहले वाले पार्ट के लिए हमें A वाले पार्ट में यह मान 1800 रुपये के बराबर दिया है, तो इसीलिए हम अपने वाले वार्षिक ब्याज के आंसर को क्वेश्चन वाले आंसर के बराबर रख देंगे। इन्हें हल करने के लिए इस अवयव की हमें गुणा करके बतानी है, तो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर लेंगे। तो x की गुणा 0.05 में करने पर प्लस 30,000 माइनस x की गुणा 0.07 में कर लेने पर बराबर में 1800। इन्हें हल करने के लिए 0.05x 0.07 की गुणा यदि हम अंदर करेंगे तो 7 तिया 21 और 2 0 को हमें कम कर लेना है, तो 2 0 यहाँ बच जाएंगी। माइनस 0.07 की गुणा x में करेंगे बराबर में 1800। 0.05x में से 0.07x यदि हम घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस में 0.02x बराबर 2100 का पक्षांतर हम 7 के साथ इस तरफ कर दें तो 1800 में से 2100 घटा लेने पर हमें मिलेंगे माइनस में 300। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर 300 बटे 0.02, दशमलव हटा करके यहाँ 2 0 बढ़ा लें और 2 से यदि हम भाग कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 15,000 रुपये, जो कि हमारा आ गया है x का मान। इसका मतलब है पहले बॉन्ड में निवेशित धनराशि का मान 15,000 होगा और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में निवेशित धनराशि का मान 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 होगा। तो इस तरीके से हमें पहले बॉन्ड में निवेशित धनराशि मिल जाती है 15,000 रुपये और इसी तरीके से दूसरे बॉन्ड में निवेशित धनराशि भी 15,000 ही हमें मिलेगी, क्योंकि 30,000 से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 ही आंसर आ जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट बी को सॉल्व करके बताएंगे। तो इस बार जो AR का मान है हमें 1800 की जगह 2000 के बराबर रख करके बताना है। तो x का मान यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले अवयव A का मान 30,000 माइनस x गुणा में R का मान रेट मैट्रिक्स और बराबर में जितनी हमें वार्षिक ब्याज मिल रही है 2000 रुपये। फिर से इन्हें हल करने के लिए इनकी गुणा करेंगे, पहले अवयव की गुणा करें प्लस इसकी गुणा इस राशि में कर लेने पर आपको यहाँ सीधे सीधे भी लिख सकते हो, जो राशि हमें यहाँ मिल रही थी 2100 माइनस 0.07x बराबर में 2000। इसके बाद इन्हें घटा लेने पर माइनस में 0.02x और 2100 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो बचेंगे माइनस में 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 100 बटे 0.02। फिर से यदि हम इन्हें हल कर लेंगे तो हमें हल करने पर प्राप्त होगा x बराबर 5000। तो ये हो जाता है हमारा x का आंसर। इसका मतलब है पहले प्रकार के बॉन्ड में निवेशित धनराशि 5000 रुपये है, जबकि दूसरे बॉन्ड में निवेशित धनराशि निकालने के लिए इसे हमें 30,000 में से घटा लेना है। तो यदि हम घटा लेंगे तो हमें मिलेंगे 25,000 रुपये। तो ये आ जाता है सेकंड पार्ट में कि हमें पहले बॉन्ड में 5,000 रुपये निवेश करके बताने हैं और दूसरे बॉन्ड में 25,000 रुपये निवेश करके बताने हैं। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ b गुणा a का मान निकाल करके बताना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वहाँ हमने आपको हिंट भी लिख करके बताई हैं किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।